हे बच्चे लोग। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और इसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। और ये ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक आपके सीजीएल के मेंस के एग्ज़ाम में अच्छा खासा पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, कई बार 22 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप 20 या 22 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीजीएल मेंस में आते हैं और 1-2 क्वेश्चन जो फेज़ 1 में आते हैं, उसमें से अगर आप 90 या 95% स्कोर कर रहे हो, मतलब अगर 20 में से आपके 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 17 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा करके आ रहे हो पेपर, क्योंकि इतना तो हर बच्चे का सही होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपके सीजीएल मेंस में तकरीबन 45 से 47 नंबर तक का आता है और इसमें से 90% स्कोर तो हर बच्चा करता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि 47 नंबर में से एवरेज स्कोर कितना होता है तो 40-42 नंबर हर बच्चा स्कोर करके आता है। तो अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 40 या 42 नंबर स्कोर करके आ रहे हो तो आप कुछ तीर मार के नहीं आते हो। तो आपको तीर मार के आना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए रैंक, आपको चाहिए सिलेक्शन। तो सिलेक्शन कैसे मिलेगा? जब आप 42 से लेके 47 नंबर के बीच का जो गैप है वो कम करोगे तब। अगर वो कम नहीं करोगे गैप तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 100% स्कोर करना है। और ये ऐसा सेगमेंट है जिसमें 100% स्कोर बहुत आसानी से हो जाता है। आधा से ज्यादा क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं 47 क्वेश्चन आता है तो तकरीबन 35 या 36 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ वर्ब देख के सही हो जाता है और विथ इन ए सेकेंड सही हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जिसपे वो 35 जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस को मिला के वो हमारे 100% सही हो जाए। फिर हम फोकस करेंगे कि जो बचा हुआ ये 10-12 क्वेश्चन होते हैं वो किन किन चीजों पे पूछा जाता है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट लगभग सिमिलर रहता है, क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो एग्जाम में सिमिलर होता है। और एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको एक बार एक्टिव पैसिव वॉइस जो है सही से पढ़ना है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इसमें काम करता है वो काम करता है एलिमिनेशन। मतलब जो ऑप्शन आता है सही तरीके से चलने के बजाय आप ये छांटने की कोशिश करो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन बचा रह जाता है जो आपका सही उत्तर होता है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में हमारा टारगेट ये होगा कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में 20, 22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 22 में 22, और फेज 1 में अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं या 1 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी 2 के दोनों सही होना चाहिए। तो इसी पर्पज से हमें एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करना है। ठीक है। आज की क्लास बहुत दिनों के बाद चल रही है और उम्मीद करता हूं कि हम सबसे पहले पढ़ाई करेंगे और क्लास जब खत्म होने लगेगी देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे। और अभी आपको अप्रैल मंथ में मैंने एक गाइडलाइन बताई है, उस गाइडलाइन के हिसाब से अभी आप लोग को पढ़ाई करना चाहिए। और 15 अप्रैल के बाद एक्चुअली आपको स्पीड पकड़ना होगा। 15 अप्रैल तक अभी आपको कोर्स कवर करना है। 15 अप्रैल हमारा डेडलाइन है, जिस डेडलाइन में हमें कोर्स कंप्लीट करना है। बाकी के सारे वीडियो प्रिपेयर हो चुके हैं, सभी टॉपिक के जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो वीडियो अभी अपलोड कर दिए जाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जो है मैंने अभी तक कभी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, फर्स्ट टाइम ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये 15 अप्रैल तक आपके पूरे कर दिए जाएंगे। इसके बाद बचे हुए चैप्टर्स ऑलरेडी प्रिपेयर किए जा चुके हैं, वो आपके कोर्स में अपलोड कर दिए जाएंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, एक दिन 2 दिन के चैप्टर्स हैं बस। और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐसा चीज़ भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है कि आप उसे समझ नहीं पाओगे। तो जो मेजर जो चीज़ है वो आप पढ़ चुके हो, सिर्फ एडवांस वर्ब ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें मुझे थोड़ा आपके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। ठीक है। हम लोग बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। एक्टिव पैसिव वॉइस के चैप्टर में चलेंगे। सबसे पहले पैसिव वॉइस को सीखने से पहले एक्टिव वॉइस अभी तक आप सीखते हुए चले आ रहे हो, तो इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैं एक्टिव वॉइस का जो है स्ट्रक्चर क्या रहा है जो आज तक हम जानते हैं, बेसिक्स अभी आप सीख के आ रहे हो। क्या आपने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें आपने ये देखा था कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर हम वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर अभी तक आपने पढ़ा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। और एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बच्चा होता क्या है? सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वर्ब के थ्रू ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा होता है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, सब्जेक्ट वर्ब के थ्रू ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा होता है। अब पैसिव वॉइस एक ऐसी कंडीशन होती है जिस टाइम पे हमको ये बताना होता है, हम एक्टिव वॉइस में ये बताते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब के थ्रू ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है।
पैसिव वॉइस में इस बात को रिवर्स किया जाता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, ये रिवर्स डायरेक्शन है। तो जब ये रिवर्स डायरेक्शन है तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल देते हैं, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलने से पहले ये वर्ब जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां वर्ब नहीं लिखेंगे, यहां पे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब लिखेंगे। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। तो हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रखेंगे और इसी स्ट्रक्चर को पलट के रखा जाता है। तो थोड़ा सा पलटने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमको पलट के रखना है। पलट के कैसे रखेंगे? पहले हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं। पहले क्या ले आते हैं? ऑब्जेक्ट लाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो आपका मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब की सिर्फ और सिर्फ जो इस्तेमाल की जाती है पैसिव वॉइस में, वो थर्ड फॉर्म V3 फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ और सिर्फ V3 फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या काम किया जाता है? ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट रखा जाता है, लेकिन उसके पहले एक प्रीपोजिशन लिखा जाता है बाई। ये बाई ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो काम हुआ है इसके द्वारा हुआ है, हिंदी में इसके द्वारा हुआ है, तो बाई प्लस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रखते हैं। ये आपने बचपन से सीखा होगा, ये सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन है, बहुत छोटा सा रिवीजन है, और जिन बच्चों को भूल गया होगा उसे सिर्फ रिकॉल कर ले। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जब आपने बचपन में पढ़ा इसे, तो एक्चुअली टीचर आपको इसी फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है धीरे धीरे लिख के। मतलब अब आप ग्रेजुएट हो गए हो, सीजीएल एग्जाम की तैयारी करने आए हो, तो अब आपको 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड की तरह धीरे धीरे एक एक लाइन रख के तो नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको एक बार वापस से रिकॉल कराया जाएगा कि ये आपने बचपन में पढ़ा था, फटाफट दिमाग में आ जाए। अब जब आपको 9th-10th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ाई गई होगी, तो उस वक्त मुझे भी याद है और आपको भी याद होगा कि ये फोकस नहीं किया जाता था कि पैसिव वॉइस कब बनाया जाता है, पैसिव वॉइस कब नहीं बनाया जाता है, और पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है। इन 3 क्वेश्चन का जवाब उस वक्त टीचर कभी आपको समझाते नहीं थे। उन्होंने आपको सिर्फ एक बात ये सिखाई है कि एक्टिव वॉइस ऐसे लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन की, जो आपके 20-22 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, जिसको एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है, वहां पे भी इस चीज का कोई रोल नहीं है कि पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके स्पॉट द एरर के सेक्शन में, जहां पे आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में रखा गया है या पैसिव वॉइस में रखा गया है। तब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सेंटेंस को पैसिव वॉइस में क्यों रखा जाता है, कब रखा जाता है, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना प्रेफर करूंगा कि पैसिव वॉइस कौन कौन से कंडीशन में हम बनाते हैं और क्यों पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो ये 3 पॉइंट है, जिन 3 पॉइंट की मदद से आप समझ पाओगे कि पैसिव वॉइस कब यूज किया जाता है। आई होप कि आपको पूरा क्लियर तरीके से दिख रहा होगा कि पैसिव वॉइस कब यूज किया जाता है। व्हेन द सब्जेक्ट कैन नॉट डू एन एक्शन। मान लो एक सेंटेंस आपको रखना है, सेंटेंस आपको रखना है जिसमें आप ये बता ही नहीं पा रहे हो कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, ये आप बता ही नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ ये बता पा रहे हो कि एक्शन हो रहा है। जैसे मैं बोलूं कि आसाम में जो है चाय उगती है, आसाम में चाय उगती है, आसाम में चाय उगाई जाती है, तो यहाँ पे चाय उगाने का जो एक्शन है वो हो रहा है। कौन चाय उगा रहा है वो हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे एक्शन करने वाला एब्सेंट है, सिर्फ एक्शन हो रहा है। तो अगर सब्जेक्ट जो है आपका, अगर वो एक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, किसी सेंटेंस में ये बताना हो कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस में नहीं रखते हो। क्या? ऐसे केस में आप सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में नहीं रखते हो, हमेशा पैसिव वॉइस में रखते हो। दूसरा चीज है कि एक्शन जब इंपॉर्टेंट होता है, डूअर मतलब उसका करने वाला वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम क्या काम करते हैं, हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखते हैं। तो हम एक्टिव से पैसिव कब बनाते हैं? एक्टिव से पैसिव हम तब बनाते हैं जब हमको ये बताना हो कि सब्जेक्ट करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक्शन है, जिसके ऊपर काम हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक्शन हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से हम पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, फिर जो है वर्ब लाते हैं, फिर बाद में हम सब्जेक्ट को लेके जाते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे हमारा जो डूअर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बगैर डूअर के बात नहीं बनती। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस टाइम पे डूअर को छोड़ के सब इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा कंडीशन ऐसा होता है कि सब्जेक्ट या डूअर जो है वो हमारे सामने दिखाई तो हो, लेकिन वो अननोन हो या फिर इररिलेवेंट हो। तो कुल मिला जुला के बात ये होती है कि अगर
सेंटेंस में सब्जेक्ट की वैल्यू अगर आपको घटानी हो तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखते हैं। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट की वैल्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्शन हुआ है और इस डूअर ने किया है, इस सब्जेक्ट ने किया है। अगर हमको ये बताना हो बच्चा कि ये एक्शन हुआ है, पता नहीं किसने किया है, हमारा फोकस सिर्फ एक्शन पे हो, किसके ऊपर हुआ है वो हो, इस केस में हमको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखना होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी बात को कि अच्छा ये जो बात मैं कह रहा हूं इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला टी ग्रोज बोथ इन असम एंड साइलोन, ये जगह का नाम है, असम और सिलोन। अब ये असम से समझ में आता है, उधरी पहाड़ी वाड़ी क्षेत्र होगी क्योंकि ज्यादा चाय वहीं पे उगती है, ठीक है। असम तो हमें पता है, सिलोन कौन सी जगह का नाम है मुझे खुद भी नहीं पता है, लेकिन हाँ किसी जगह का नाम ले लो जहां पे चाय उगती है। अब सेंटेंस को देखना, ये लिखा हुआ है टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सिलोन, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया। देखो यार टी ग्रोज, अब इस टी का मतलब है, टी ग्रोज का मतलब टी आपका ये यहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है, डूअर का, और ये क्या है, ये एक्शन है। चाय उगाता नहीं है, चाय उगता है, बात समझिएगा, चाय उगाता नहीं, चाय उगता है। तो यहां पे ये जो चाय है ना, ये उगता है, चाय उगाता नहीं, तो टी जो है ये डूअर नहीं है। अगर सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में रखोगे तो बच्चा इसका सेंस जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि जो चाय है वो उगाता है असम और सिलोन में। अगर आपको ये बात कहनी है कि चाय उगता है मतलब एक्शन हो रहा है, तो इस सेंटेंस को कैसे रखोगे, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखोगे। अगर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखना हो तो बच्चा आपको ये पता है कि आपको इसको कैसे रखना होगा। टी इज, ग्रो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्रोन, टी ग्रोन बोथ इन असम एंड साइलोन। सही हूं मैं? सब लोग आपस में ही भिड़े रहो। एक ने सर्च भी कर लिया भाई सिलोन किस जगह के नाम है, तो टी इज ग्रोन बोथ इन असम एंड सिलोन। आगे का सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहने वाला है, आगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहां पे कंसेप्ट ये समझना है कि यहां पे टी उगाता नहीं, टी उगता है, टी यहां पे डूअर नहीं है, टी यहां पे डूअर नहीं है। तो सेंटेंस को आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि सेंटेंस कब एक्टिव वॉइस में रखना है, कब पैसिव वॉइस में रखना है। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल। यहां पे देखना ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल, ये जो ही है वो दौड़ा, तो ये जो डूअर है वो दौड़ रहा है। ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड, या फिर डिक्लेयरिंग ब्रॉड डेड। ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयर, या फिर डिक्लेयरिंग ब्रॉड डेड। अब यहां पे एक बात समझो, ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयरिंग ब्रॉड डेड। अब यहां पे इस सेंटेंस को वॉच के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका ये मतलब होता है पैसिव वॉइस। अब इसमें समझना, एक आदमी इंजर्ड हो गया है, लेटा हुआ है, अब उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो जब हमको एक बात ये बताना है कि सामने वाले आदमी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तब हम इसको कैसे बोलेंगे, क्योंकि यहां पे ही एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये डूअर नहीं है, ये डूअर नहीं है, ये इस किसी बंदे के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो कोई आदमी होगा, कोई पर्सन होगा जिसके लिए ही आया है, तो ये यहां पे डूअर का काम नहीं है, इसको ले जाया जा रहा है, दौड़ते भागते हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है, जहां पे उसको डिक्लेयर कर दिया गया, जहां पे उसको डिक्लेयर कर दिया गया जो है कि वो मरा हुआ है, जहां पे उसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में रखा जाएगा। कैसे पैसिव वॉइस में रखा जाएगा, डिक्लेयरिंग नहीं होगा, डिक्लेयर्ड होगा। और आगे से भी ये चल रहा है, क्योंकि यहां पे जिस बंदे को चोट लगी हुई है, ठीक है, वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, यहां पे उस आदमी को कोई और ले गया होगा। ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल, उसको दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यहां पे मेंशन ही नहीं है कि किसने उसको पहुंचाया है, यहां पे पहुंचाने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हॉस्पिटल पहुंचा है, यहां पे उसके पहुंचाने का जो एक्शन है उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो जब आपको डूअर इररिलेवेंट शो करना होता है, डूअर का महत्व खत्म करना होता है, तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखते हो। तीसरा सेंटेंस इसी तरीके से है, पीपुल वर लोकेटिंग फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड एरिया। यहां पे देखो पीपुल जो है, लोगों को फ्लड अफेक्टेड एरिया से हटाया जा रहा है। कौन हटा रहा है, डजंट मैटर, ठीक है। पीपुल वर लोकेटेड, लोगों को हटाया जा रहा है, तो यहां पे लोकेटिंग नहीं होगा, लोकेटेड होगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहां पे जो
काम करने वाला आदमी, जो डूअर है, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला आदमी है, उसको नेग्लिजिबल ट्रीट किया जा रहा है, जो एक्शन हो रहा है लोगों को हटाए जाने का, वो इंपॉर्टेंस देना है, वो महत्व देना है। तो बेसिकली जब आपको डूअर या सब्जेक्ट के महत्व को कम करना होता है, ऐसे केस में आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखते हो। तो सीधी सीधी बात यही है कि अगर सब्जेक्ट के महत्व की बात आपको रखनी हो तब आप सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में रखोगे, सब्जेक्ट का महत्व खत्म करना हो तो आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखोगे। ठीक है, समझ में आई बच्चा लोग बात? समोद यादव, एक बच्चा ने बोला कि द हॉस्पिटल इज रॉन्ग, मतलब हॉस्पिटल के पहले, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि बच्चा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आर्टिकल द नहीं लगाते। आपको एक बात मैं बता दूं कि आर्टिकल द कभी भी किसी के पहले लगाया जा सकता है। जब आप किसी के पहले आर्टिकल द लगाते हो तो इसका ये मतलब होता है कि स्पेशली एक सेंस देने की कोशिश कर रहे हो कि जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो नियरेस्ट जो हॉस्पिटल था, सबसे नियरेस्ट, द आर्टिकल यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था, एक मतलब पर्टिकुलर सेंस में बात किया जा रहा है। तो जब भी आपको पर्टिकुलर सेंस में बात किया जा ना हो तो आप आर्टिकल द लगा सकते हो। ठीक है, तो इट्स ओके। तो आगे चलते हैं, हम फोकस रहते हैं जहां पे हम काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जब आप स्पॉट द एरर के क्वेश्चन कर रहे होगे तो वहां पे मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस और बताऊंगा। तो चलो एक छोटा सा प्रैक्टिस हो जाए कि जो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब लोग मेरे साथ जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर फिल करेंगे। मैं यहाँ पे फिल करूंगा, आप लोग नीचे फिल करेंगे। ठीक है, मैं एक बार कमेंट ओपन कर लूं ताकि मुझे सही से दिखाई दे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जो है, मैं मतलब यहाँ पे कमेंट सेक्शन वो करता हूँ। और एक्टिव पैसिव वॉइस आपको सबको भरना है इंडेफिनिट टेंस में, ताकि आपको इसके हेल्पिंग वर्ब रिकॉल हो जाए। अगर मैं बात करूँ इंडेफिनिट टेंस की तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और एक मॉडल है। ठीक है, मॉडल को कंसिडर करते हुए चलेंगे तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो वन बाय वन करके सारे के सारे बच्चे मेरे साथ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, तो आपको पता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को एस से लिखते हैं, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, या तो V1 होता है, या VS या ES होता है, या फिर डू होता है, या फिर डज होता है। आपको हेल्पिंग वर्ब यही पता है। फिर मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब की जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। सब लोग मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, लिखते चलिए। देखो यार, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें आती है, लेकिन एक बार चलो रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम बाई लिखते हैं और फिर आपका, सॉरी 22 में नहीं लिखते, तो एक्टिव वॉइस है। इसके बाद आपका क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, याद रखने का एक तरीका बता देता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने में थोड़ा सा डाउट हो जाता है। एक्टिव वॉइस में ना शिफ्टिंग करते हैं, एक्टिव वॉइस में शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग कैसे करते हैं, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हो तो हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरीके से हम पढ़ते हैं। तो इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं पैसिव वॉइस में, एक्चुअली वो कंटिन्यूअस का इज आर एम होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर मैं बात करूंगा हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे इज आर एम। ठीक है, इज आर एम, और उसके बाद लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या लगाओगे आप बच्चा, ऑब्जेक्ट लगाओगे। थोड़ा सा भर लेते हैं, ये मतलब रिवीजन टाइप का हो जाएगा आप सब लोगों को। अब इसके बाद अगर हम बात करें पास्ट, इंडेफिनिट टेंस में आपको सीधा यही याद रखना है कि इंडेफिनिट में हमेशा कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ये अगर आपको याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसमें बात करें तो आपको ये पता है कि आप सब्जेक्ट लेते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो। V2 लेते हैं, V2 के अलावा अगर हम बात करें, V2 लेते हो, या फिर आप डिड ले लेते हो, और फिर आप ऑब्जेक्ट ले लेते हो। समझ तो गए हो बात। S प्लस V2, डिड के साथ V1 लेते हो, डिड के साथ क्या लेते हो, डिड के साथ डिड प्लस V1 लेते हो, प्लस ऑब्जेक्ट ले लेते हो।
अगर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले आओगे। अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस वाला वॉज वर आ जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, उसके बाद बाई आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आपको पता है सब्जेक्ट रहता है, फिर आपका विल रहता है, फिर आपका शैल रहता है, ठीक है, प्लस V1 लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अगर मैं इसी को पैसिव वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, पैसिव स्ट्रक्चर, तो आपका क्या आ जाता है बच्चा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा। अब यहाँ पे विल भी शैल भी आ जाएगा, विल भी शैल भी आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लगाई जाती है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें मॉडल की, तो मॉडल आपने पढ़ा होगा, मॉडल में आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस जो भी मॉडल है आपका, मॉडल वर्ब जितने भी पढ़े हैं, फिर आपको पता है मॉडल के साथ V1 लगाया जाता है, और उसके बाद मॉडल के साथ V1, और उसके बाद जो लगाया जाता है आपका ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। बस इधर पलट दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट के साथ जो है आप मॉडल लगा दीजिए, ठीक है, मॉडल के साथ आप बी लगा दीजिए, ध्यान रखिएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा चीज है जो आपने पढ़ा था, वो दोबारा रिकॉल कर लिया, तो आपको ये पता है कि अगर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में आप इसको कैसे भरोगे। तो आई होप कि सारे के सारे बच्चे लोग सही से मेरे साथ बढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। नौशद खान, बीइंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बीइंग कहां लेके चले आए यार। मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आप हेल्पिंग वर्ब याद रखोगे। इंडेफिनिट टेंस रटने का एक तरीका है, क्योंकि एग्जाम में ना सिर्फ कीवर्ड पहचानना होगा, तो आप ऐसे समझो, ये समझाने का क्या मतलब है, इसका कीवर्ड क्या है। इसका जो कीवर्ड है बच्चा वो ये है कि इंडेफिनिट टेंस में कॉन्टिन्यूअस, एक तो पेन भी नहीं चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगता है। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इंडेफिनिट टेंस को, अगर मैं आपको बदलने की बात करूं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, पुलिस अरेस्टेड हिम। अब पुलिस अरेस्टेड हिम ये क्या है, ये V2 है। V2 होने का मतलब क्या है, आपको साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पहले तो हम टेंस पहचान लेते हैं, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये देखो यार, ये V1 है, पीपुल जो है आपका प्लूरल होता है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ए टीचर, ये टीचर्स है, टीचर्स इंग्लिश हेयर। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका ए टीचर टीचर्स इंग्लिश हेयर, ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नो वन डिजायर राइट्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर अब हमको इसको कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है डायरेक्टली। एग्जाम में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में तो खाली वर्ब से पता चल जाएगा कि अगर V2 है तो आपको, अगर मैं बोलूं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या चेक करना है, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में बदलना चाहिए पैसिव वॉइस में, इसका हेल्पिंग वर्ब किस में बदलना चाहिए, इज आर एम में बदलना चाहिए, और इसका भी इज आर एम में बदलना चाहिए, और इसका भी इज आर एम में बदलना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है जो आपको सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा क्या ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो सारे के सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरा इसको बदलिएगा थोड़ा तेजी से। पुलिस अरेस्टेड हिम, इसका मतलब ये हो गया कि ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, ठीक है। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है बच्चा वो है इंग्लिश, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। अभी आगे ये भी चलेगा, एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उस विषय में भी डिस्कशन करेंगे कि कब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, कब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं। अभी हमारा जो फोकस है वो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लेके है। अभी एक केस आएगा जब आपका वर्ब का 2 तरीके का ऑब्जेक्ट होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो आपको पहचानना होगा।
कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। ये क्वेश्चन ट्रिकी आता है आपके एग्जाम में, लेकिन वो भी इलिमिनेशन से बहुत आसानी से लग जाता है। तो अभी हम फोकस करते हैं यहाँ पे इंग्लिश को लेके बनाना है। अब इसमें एक ट्रिक है, इसका जो पैसिव वॉइस बनता है इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कीजिएगा। इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका ये बनता है। अब इसमें बाई नहीं लगता है, बाई के बाद पीपुल नहीं आता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई द पीपुल, ये यही ट्रिक है इसमें। ये जो पीपुल है इसके बाद नहीं लगता है। तो इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कॉपी में नोट कर लो। जैसे पीपुल हो गया, नो वन हो गया, जो बहुत ऑब्वियस सी बात होगी, जो जनरलाइज बात होती है, ठीक है। तो जनरलाइज सब्जेक्ट बाई के साथ ऑब्जेक्ट में नहीं लगाते। जब पैसिवाइज बनाते हो तो इनको बाई के बाद सब्जेक्ट नहीं लगाते हो अगर जनरलाइज्ड है। अगर सब्जेक्ट आपने इस्तेमाल किया है नो वन, पीपुल, मतलब जनरल अगर शब्द इस्तेमाल कर रखा है तो इसका बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखते हो जब भी आप पैसिव वॉइस में बनाते हो। ए टीचर टीचर्स इंग्लिश हियर, तो यहाँ पे इंग्लिश इज टॉट बाई, इंग्लिश इज टॉट बाई ए टीचर हियर। आप इसका बना सकते हो इंग्लिश इज टॉट बाई ए टीचर। मानव राय ने बनाया है इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। बच्चा यहाँ पे यही तो अंडरस्टैंड करना है कि बाय द पीपुल आपको नहीं लगाना है, पीपुल हो गया, नो हो गया। जैसे अगर आपके पास सब्जेक्ट इन जनरल हो गया, इन जनरल सब्जेक्ट का मतलब नो वन, एनीबडी, लाइक चीजें हो गई ना, पीपुल हो गया, ये जनरल शब्द है। ऑब्वियस जब सब्जेक्ट होता है जो मतलब आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आपको परेशान करता है, पर इसको भी सॉल्व करने का तरीका आता है। अभी आपको क्या सीखना है, अभी आपको सीखना है यहाँ पे फोकस रखना है कि आपको वर्ब कैसे चेंज कर रहे हो। इसको लेके जो मेन ट्रिक होता है, जब हम प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो और आपको ये बताएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करके आप सही कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट बाई ए टीचर प्रीतम वर्मा, एनीबडी एल्स? इंग्लिश इज टॉट हियर, मानव राय ने बोला है। जरा सही से देखो बच्चा, यहां पे एक बात ये देखना है, इंग्लिश इज टॉट बाई ए टीचर हेयर, ठीक है। और दूसरा इसका है इंग्लिश इज टॉट हियर। दो मैंने आपको वो बनाया, दिखाई दे रहा है मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा मतलब वेग सी हो रही है। मैंने दो इसका बनाया है, एक मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन है, इसके दो मैंने पैसिवाइज बनाए। ए टीचर टीचर्स इंग्लिश हेयर, मैंने लिखा है इंग्लिश इज टॉट बाई ए टीचर हेयर और इंग्लिश इज टॉट हेयर। इन दोनों पैसिवाइज में आप एक बात ये बताइए कि कौन सा पैसिवाइज सही है। इंग्लिश इज टॉट बाई ए टीचर, इंग्लिश इज टॉट हेयर, इंग्लिश इज टॉट बाई ए टीचर हेयर, इसमें से क्या सही है बच्चा लोग आप बताइए। सर पुलिस प्लूरल, अरे पुलिस के हिसाब से वर्ड नहीं लगता है, इंग्लिश के हिसाब से लेना है बच्चा। इसमें देखो जैसे ए टीचर हो गया, मैंने पीपुल बताया, जैसे ए टीचर हो गया, आपका बात समझिएगा, ए टीचर हो गया, ये क्या है जनरल सेंस में बात हो रही है, पीपुल जनरल सेंस में बात हो रही है, ए टीचर जनरल सेंस में बात हो रही है। तो जब बात यहां पे किसी टीचर का नाम मेंशन नहीं है, ए टीचर का मतलब हो रहा है कोई टीचर, मतलब रैंडम किसी टीचर की बात हो रही है इस प्लेस पे, मतलब ये जनरलाइज बात है। जैसे यहां पे लिखा है नो वन डिजायर राइट्स, नो वन का मतलब हो गया जनरलाइज बात हो गया। तो राइट्स आर नॉट डिजायर्ड, इसका कैसे बनाओगे, राइट्स आर नॉट डिजायर्ड। अब बाई नो वन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर जनरलाइज्ड है तो जनरलाइज जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो बातें आपको सीखनी है इन एग्जाम्पल से, एक तो ये कि सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है, टेंस पहचानने के बाद सब्जेक्ट पहचानना है। ये दो क्रिटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं,
तो अगर टेंस पहचान गए, सेंटेंस का टेंस पहचान गए, तो सबसे पहले जो की पॉइंट आप देखोगे वो ये देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगी हुई है। 90% टाइम क्वेश्चन जो होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब देख के पता चल जाता है। दूसरा जो एग्जाम में आपको फाइंड आउट करना होता है वो ये, कहीं ऐसा तो नहीं, दूसरा पॉइंट है ये, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत कॉमन सा है, जनरलाइज्ड है। अगर वो कॉमन या जनरलाइज्ड है तो पैसिवाइज बनाते वक्त हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जैसे आपका पीपल हो गया, ए टीचर हो गया, नो वन हो गया, ये जनरलाइज्ड है। अगर ये जनरलाइज्ड फॉर्म आता है तो आपको बाई प्लस सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है पैसिवाइज कन्वर्ट करते वक्त। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान रखना है, एक तो टेंस, टेंस के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इमीडिएटली मॉनिटर करना है सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, ठीक है। और सबसे पहले आपको टेंस, जैसे इंडेफिनिट टेंस है तो इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज बनता है आपका किसमें, आपका बनता है इसका पैसिवाइज कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करके बनता है। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे इस चीज को लेके। मैंने अभी ये बात बताई कि व्हेन बाई प्लस सब्जेक्ट इज एब्सेंट इन पैसिवाइज, कब बाई प्लस सब्जेक्ट एब्सेंट रहता है। एक नोट भी रख लो आप अपनी कॉपी में कि कब, जब आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है जनरल होता है, जब आपका जो है सब्जेक्ट जनरल होता है और लोग उसे आसानी से समझ सके कि हाँ जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो वैसे केस में आपको बाई प्लस सब्जेक्ट को नहीं लगाना होता। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपका वर्ब, एक और चीज यहीं पे याद रख लो कि आप वर्ब बी, अगर बी की बात करें तो इसमें आता क्या है, वर्ब अगर बी की बात करें इज, आर, एम, ठीक है, वॉज वर, वॉज वर, और अपने आप में बी खुद भी, बी खुद भी, बी बीइंग और बीन, बी बीइंग और बीन, इसको कॉमन रूप से वर्ब बी बोलते हैं। इन सारे वर्ब्स को मिला के कॉमन रूप से वर्ब बी बोलते हैं। अगर ये जो है मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो, किसकी तरह इस्तेमाल हो, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल ना हो, तो सेंटेंस का कभी पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाते, सेंटेंस का कभी पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाते बच्चा। इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है कि इज, आर, एम, वॉज, वर अगर कभी भी आपको मेन वर्ब की तरह अगर दिखाई दें तो सेंटेंस का हम पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाते। जैसे हम बोलते हैं आई एम हैप्पी, एम यहाँ पे क्या है बच्चा, एम यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो कोई ना कोई वर्ब आता ही आता। यहाँ पे एम के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो अपने आप में ये मेन वर्ब है। अपने आप में देखो एग्जाम में यही पहचाओगे कि देख के इसके साथ कोई वर्ब आया कि नहीं, इसके साथ कोई वर्ब नहीं आया, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। इसका पैसिवाइज नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, इसका पैसिवाइज नहीं बनाते हो। दूसरा सेंटेंस देखो, ही शुड बी पोलाइट, यहाँ पे शुड क्या है, शुड यहाँ पे आपका मॉडल है, और बी जो है आपको पता है मॉडल अपने बाद वर्ब की V1 फॉर्म लेता है, तो ये क्या है आपका मेन वर्ब है। ये अगर मेन वर्ब है तो इसका आप पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो। तो एक खास करके ये बात भी आप ध्यान रखो कि अगर वर्ब बी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ हो तो उस सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो। तो ये दोनों पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं अपन लोग, मैं इसको थोड़ा आपकी बड़ा कर लेता हूं। कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें खास बात है कि कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ दो का, प्रेजेंट और पास्ट का बनाया जाता है आपका पैसिवाइज, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया ही नहीं जाता है। ये खास करके बात याद रख लो। इसके बाद आपको जो पढ़ना होगा सिर्फ परफेक्ट टेंस पढ़ना होगा। तो अगर हम बात करें कंटिन्यूअस टेंस में तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और ये मॉडल रहेगा यहाँ पे, मॉडल का। तो एक चीज ये समझिएगा कि इसका पैसिवाइज नहीं बनाया जाता, इसका पैसिवाइज नहीं बनाया जाता है। ये दो तो आपको आसानी से याद रह जाना चाहिए, इसका पैसिवाइज नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। सबीना खान ने यहाँ पे बना दिया है इट्स सैड दैट राइट्स आर नॉट डिजायर्ड। अरे यार ये मतलब इट्स सैड दैट ये अलग ही तरीका है, ठीक है। मतलब आप कहां से पढ़ के आए हो साबिना खान, मेरी स्टूडेंट तो नहीं लग रही हो आप। ऋषभ राज को प्लूरल समझ में नहीं आया। मैं मतलब अभी लास्ट में लौट के आपसे बातचीत करता हूं कि वर्क कैसे समझ में नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आप लेते हो, ऑब्जेक्ट से फिर सब्जेक्ट बनाते हो।
ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं। की पॉइंट पे फोकस रखो, की पॉइंट पे। कंटिन्यूअस का की पॉइंट क्या है? पैसिव स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा, एक्टिव स्ट्रक्चर तो आपको पता है, पैसिव स्ट्रक्चर में इसका जो की पॉइंट है वो है बीइंग। कंटिन्यूअस टेंस में जब भी आप पैसिव स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको बीइंग जरूर लगाना होगा। आपको पता है एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है वो इज, आर और एम है। इसी में क्या करते हो, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब जब बनाते हो तो इज, आर, एम के साथ बीइंग लगाते हो। इज, आर और एम के साथ क्या करते हो बच्चा, एम के साथ बीइंग जोड़ देते हो। एम के साथ बीइंग जोड़ देते हो आप, ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। इज, आर, एम के साथ आप बीइंग जोड़ देते हो। वॉज वर्ग लेके आओगे इधर पे, तो यहां पे क्या करोगे, वॉज वर्ग के साथ बीइंग जोड़ दोगे। अब इसमें आपको पता है इसके पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या काम करोगे, पहले आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी होती है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगाओगे, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगाओगे। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें भी वही सीम है, पहले सब्जेक्ट लगाओगे, प्लस इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे। देखो ये बचपन से आपने पढ़ा है तो थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। इसमें जब करोगे तो पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, प्लस बाई लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे। और इनमें तो किसी का बनना नहीं है, इनका इनका बनना नहीं होता है। आपको होता है विल बी, सैल बी और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूं, विल बी, सैल बी। इसमें क्या है आपको पता है, मॉडल के साथ मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। बाकी स्ट्रक्चर ऊपर की तरह से ही चलता है। तो ये मेन दो स्ट्रक्चर होते हैं जिनका पैसिवाइज बदलता है, जिसमें प्रेजेंट का और पास्ट का बदलता है, बाकी फ्यूचर और मॉडल का आप पैसिवाइज नहीं बनाते हो। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा आसान है। अब आप में से कौन बनाएगा इसका? चलो सारे लोग इनका एक तो आप बनाओ, ठीक है। ये जो है ये बनाओ, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप बच्चा लोग कितने लोग ऐसे हो जिनको एक्टिव पैसिव वॉइस बचपन का थोड़ा सा भी याद है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, तो आप लोग इसको बनाओ। एग्जाम में देखो ये फटाफट लग जाता है। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराने आऊंगा ना, तो ये सब कुछ आपको तामझाम देखना ही नहीं होगा, सिर्फ एलिमिनेशन काम करता है। लेकिन बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, की पॉइंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन बहुत फटाफट झटाझट लग जाते हैं। चलो लगाओ कमेंट सेक्शन में, सबके आवाज आने चाहिए भैया, सबके।
सो डिस्कशन स्टार्ट करें इसका। काफी लोगों के जवाब आ गए। यहां पे देखना, एक तो मिसिंग आर्टिकल, क्योंकि यहां पे जब भी बात किया जाएगा आर्टिकल द यहां पे होगा। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, मतलब कमिटी अगर लुक देख रही है। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? एग्जामिन करना। ये फ्रेज है आपका, इसका मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना। तो किसी स्पेशल मैटर को ही देख रही होगी कमेटी, तो इसके पहले आर्टिकल द लगाना थोड़ा जरूरी रहता है। तो आप क्या काम करोगे, आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। आपका ऑब्जेक्ट ये है, आपको पता इज है, ठीक है। लुकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसका ये मतलब है कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ बीइंग ऐड कर देते हो। तो आपको क्या काम करना है, बस ऐसे घुमा देना है। ऐसे घुमाओगे तो कैसे घुमाओगे, आप ऐसे घुमाओगे तो ऑब्जेक्ट घुमाओगे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, द, और उसके बाद मैटर। इज था तो द मैटर आपका सिंगुलर है तो इज ही रहेगा। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान रखना कि ये जो लुकिंग है ना, ये आप बदलते हो, वर्ब को बदलते हो किस में, थर्ड फॉर्म में। तो लुकिंग का जो होगा वो होगा लुक्ड। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन लेके आता है वो ऐसे ही जुड़ा रहता है उसके साथ। लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, बाय द कॉमिटी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बाई दी आगे मैं कॉमिटी लिखूं, इसके पहले एक चीज ध्यान रखना कि स्पेलिंग चेक में बहुत आता है। इस स्पेलिंग चेक में एक चीज ध्यान रखना होता है कि इसमें डबल एम, डबल टी और डबल ई होता है। क्या होता है? डबल एम, डबल टी, डबल ई, ये आपको याद रखना होता है कॉमिटी में। CO डबल एम कॉमी टी, डबल टी डबल ई, इस तरीके से याद रखोगे तो स्पेलिंग भी आपको याद रह जाएगी, ठीक है। अब दूसरा है दे आर लॉफिंग एट यू, तो आपको ये पता है कि लॉफिंग एट और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, यू आर, आर के बाद बीइंग, बीइंग लगाओगे क्योंकि ये आपका कंटिन्यूअस टेंस है। यू आर बीइंग लॉफ्ड एट बाय देम। अब ये जो दे है वो जनरल नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी देर पहले हमने आपको एक चीज, एक कंसेप्ट बताया था कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। क्या ये एक्टिव वॉइस है जिसका पैसिव वॉइस बना रहे हो, कि ये पैसिव वॉइस है? ये एक्चुअली बच्चा पैसिव वॉइस है, ये एक्चुअली पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस का आपको क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। अब इसमें देखो ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है, द अक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया। एक्चुअली किसने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया वो मिसिंग है यहां पे। तो जो डूअर है ना, डूअर इसमें है ही नहीं है, करने वाला है ही नहीं है। तो जो करने वाला नहीं है तो एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये बहुत बड़ा बवाल। जब आप पैसिव वॉइस आपके सामने रखा गया है और आप इसका एक्टिव वॉइस बना रहे हो और इसमें बाई के साथ आपका कहीं डूअर दिया ही हुआ नहीं है, इसका यह मतलब है कि डूअर बहुत जनरल था, बहुत ऑब्वियस सी चीज थी। तो आपको इस केस में जनरल डूअर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ये पूछूं कि इसमें जनरल डूअर लोगे तो जनरल डूअर कैसे लोगे, जनरल डूअर कैसे लोगे? अब आप मुझे बताओ कि इसमें जनरल डूअर क्या हो सकता है। ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन रहता है जो हम जब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है कि किसी में कुछ ले लिया गया, किसी में कुछ ले लिया गया, क्यों लिया गया। यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि डूअर तो एब्सेंट है भाई, बाई के साथ लगाया नहीं गया, पैसिव वॉइस है, हमको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हम कोर्ट को सब्जेक्ट बना ले क्या? यहाँ पे कोर्ट को सब्जेक्ट नहीं बना लेते, क्योंकि एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है, डूअर नहीं है, करने वाला कोई और था। कोर्ट के सामने किसी ने प्रोड्यूस किया। किसने प्रोड्यूस किया होगा कोर्ट के सामने? कोई नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेगा, कोई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में यह बताने की कोशिश करेगा कि कोर्ट में किसी अक्यूज्ड को कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सामने लाके रखता है? तो जवाब है पुलिस। क्या है जवाब? है पुलिस। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे, द पुलिस, द पुलिस इज, द पुलिस इज या पुलिस आर। पुलिस प्लूरल होता है, प्लूरल सिंगुलर होता है। पुलिस, एक बच्चा बोल रहा है जज, बिल्कुल सही, माना। और अब पुलिस होता है, जज नहीं होता है। द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट। देखो, आपको एग्जाम के अंदर पूरा सेंटेंस कन्वर्ट नहीं करना है। मैं बचपन में वो जो हमें 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड में एक्टिव पैसिव वॉइस सिखाया गया था, मैं वो आपको नहीं सिखा रहा हूं।
अभी मैं जहां पे आपका फोकस करना चाह रहा हूं वो ये फोकस करना चाह रहा हूं कि आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि देखो भैया ये कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में रखा है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब बस आपको ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में कुछ हो सकता है। पुलिस आपका प्लूरल है तो आर लगाओगे, एम तभी लगाते हो जब आई आता है, सिंगुलर होता तो अभी लगाते। तो एक तो एक्टिव वॉइस में ये कन्वर्ट कर लियो। अब दूसरा ये देखना है कि इस सेंस में आपका जो जनरलाइज डूअर था जो मिसिंग रखा गया है उसको क्या लगाओगे। इसी के बिहाफ पे आप इलिमिनेट करते हो। आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं सीखना होता है, आपको ये की पॉइंट ध्यान रखना होता है। एग्जाम में इसी से आपका पूरा का पूरा काम चलता है और समय बहुत बचता है। इसके बाद अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, द रिवोल्यूशनरीज आर डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। अब इस क्वेश्चन में जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है, ध्यान से देखिएगा कि इसका जो ऑब्जेक्ट है पूरा ये है, राइट टू प्रोटेक्ट पीसफुली, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो राइट टू प्रोटेक्ट पीसफुली, अब ये राइट है, ये सिंगुलर है, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज डिमांडेड बाय द रिवोल्यूशनरीज। इसको आप यहां पे लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, इज लगाओगे, उसके बाद लगाओगे बीइंग, इज बीइंग डिमांड का डिमांडेड, डिमांडेड फिर बाई लगाओगे और बाई के बाद द रिवोल्यूशनरीज। ठीक है, क्या रिवोल्यूशनरीज लगाने की जरूरत है? आप अच्छा सोच के बताओ, क्या रिवोल्यूशनरीज लगाने की जरूरत है? यस, क्योंकि जनरल बात नहीं हो रही है, जनरल बात नहीं हो रही, जनरल बात नहीं हो रही है तो रिवोल्यूशनरी लगाने की जरूरत है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं लेकिन प्रैक्टिस करते करते चीजें आपको आने लगेगी। यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, इसका सीधे सीधे होगा द एग्जाम, वर लगा है, इसका ये मतलब पास्ट में, द एग्जाम आपका क्या है, सिंगुलर है, द एग्जाम वॉज नॉट टेकन सीरियसली बाय यू, द एग्जाम वॉज नॉट टेकन सीरियसली बाय यू। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस टेंस का बदलते हो। मैं अभी इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूं, अभी कंटिन्यूअस आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि की पॉइंट क्या है। की पॉइंट आपको खाली हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। क्या? हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, और दूसरी चीज है डूअर का खास करके ध्यान देना है। अरे यार रुक जा भाई, डूअर का ध्यान देना है और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना, पैसिव वॉइस में। इन्हीं दो चीजों से आपके सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अभी एक कंसेप्ट मैं अभी पढ़ाऊंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, कि कब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना होता है, कब इनडायरेक्ट। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको ये मतलब मैं ऑलरेडी आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ जो बेसिक लेक्चर था, तो उसमें एक बार जाके घूम के वापस आओ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाया था। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहचान रहे हो तो पैसिव वॉइस किसको लेके बनाया जाता है वो हम डिस्कशन में अभी लेके आएंगे। ठीक है, यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली। भाई साहब ये यू हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुमसे मतलब तुम स्पेसिफिक हो, तुम जनरलाइज नहीं हो। एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं कौटिल्य निशा, ठीक है चलो कमेंट डिलीट मार दिया। यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, यहाँ पे जो यू है बात समझना, यहाँ पे यू है, जनरलाइज नहीं है। अच्छा मैं आपका फोकस थोड़ा सा रोकता हूँ क्योंकि एक जो वर्ब है वो पहचानना है आपको, दूसरा डूअर की इंपॉर्टेंस समझना है। डूअर मैंने बताया इन जनरल। अब यहाँ पे देखो डूअर है एब्सेंट, ठीक है। और अगर मैं पीछे चलूं, जैसे मैंने बोला था कि ए टीचर हो गया, ठीक है, और नो वन हो गया, द पुलिस हो गया, ये सब जनरल है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा सेंटेंस में, और ये प्रैक्टिस से अंडरस्टैंडिंग आएगी। मतलब इसका कोई सेट प्रिंसिपल नहीं है। जब आपको मैं ऐसे लाइन से लिखवा के रख दूं कि ये आएगा तो ये जो होगा ये आपको बाई के साथ आपको सब्जेक्ट नहीं लेना होगा। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रैक्टिस के थ्रू कि ये जनरल सब्जेक्ट है, और जनरल अगर सब्जेक्ट है तो ये अगर एब्सेंट है पैसिवाइज बनाने में तो कब रखना है कब नहीं रखना है। इस पे एक या दो क्वेश्चन जो आते हैं वही गलत होते हैं आपके एग्जाम में, जब इस तरीके का कंफ्यूजन रखा जाता है। एक तो आपका डूअर को लेके क्वेश्चन रखा जाता है जो आपके एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन लेके बनाया जाता है। लेकिन अगर स्मार्टली अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप क्या करते हो, आप एलिमिनेट कर लेते हो। तो इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में देखो यार सभी का बनाया जाता है, परफेक्ट टेंस में सभी का बनाया जाता है, तो हम सिर्फ फोकस किस पे करेंगे, फोकस करेंगे पैसिव वॉइस पे।
और मेन वर्ब पे ही फोकस करेंगे क्योंकि वर्ब ही हमारा गेम है, वर्ब के अलावा और कोई गेम है नहीं, वर्ब के अलावा और कुछ पढ़ना होता भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इसका एक पहचान बता देता हूँ। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा पैसिवाइज का मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और अगर परफेक्ट टेंस पैसिवाइज बना रहे हो तो आपको बीन इंक्लूड करना जरूरी है। अभी आपको पता है कि प्रेजेंट, अभी आपको पता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता होता है कि हैज और हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही होती है। अब यहां पे पैसिवाइज कैसे पहचानोगे? हैज का जो है बीन लगाओगे, हैव का बीन लगाओगे। ठीक है, हैज का बीन लगाओगे, हैव का बीन लगाओगे। पास्ट में अगर बोलूं तो यहां पे हैड होता है और यहां पे क्या लगोगे? हैड बीन। यहां पे क्या होगा आपको ये पता होता है, विल हैव या फिर शैल हैव। और यहां पे क्या लगाते हो? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। यही लगाते हो ना बच्चे। मॉडल में क्या होता है? मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे मॉडल प्लस हैव प्लस बीन की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब भी आपको याद रखना होता है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इसी हेल्पिंग वर्ब से काम चलता है। ठीक है, सिर्फ इसी हेल्पिंग वर्ब से काम चलता है आपके एग्जाम में, और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही रोल रहता है। तो आपको फोकस किसी और चीज पे नहीं करना है, आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे करना है। अब इसके बाद जो क्रिटिकल मेन पॉइंट्स आते हैं, जैसे आगे आगे जैसे आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जब सेंटेंसेज होते हैं तो उनके पैसिवाइज कैसे बनाते हैं वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि टेंसेज है, टेंसेज का पैसिवाइज बनाते वक्त खास करके आपको क्या ध्यान देना होता है? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे इतना ही रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा आप रिकॉल कर लो। और अगर आपके पास कोई भी बुक हो, आपके पास कोई भी बुक हो तो आप एक काम करो, एक्टिवाइज और पैसिवाइज के जो क्वेश्चन दिए हों किसी भी किताब में, मतलब कोई भी बुक आपने प्रैक्टिस के लिए बाई तो करी रखी होगी, तो एबीसीडी आप कोई भी बुक ले लो। ठीक है, उसमें एक काम करो कि जब भी आप सेंटेंस देखो, ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूं पढ़ने का, एक काम करो सबसे पहले सेंटेंस देखो, एक्टिव से कन्वर्ट करना है आपको पैसिव में, एक्टिव से कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो आप एक काम करो कि सबसे पहले देखो, क्या मैं एक आध सेंटेंस ले लूं क्या आप लोगों के लिए? रुको मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं ताकि आपको एग्जांपल दे पाऊं। थोड़ा समय देना। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया उसी से ये क्वेश्चन कैसे लग जाएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन देख लेता हूं क्योंकि एग्जैक्टली मेरे को कैन बी द पार्सल, कैन बी द पार्सल, कैन बी द पार्सल sent by us tomorrow. Option 1, option 2. Can we be sent by the parcel tomorrow? Can we be sent? Can we be sent by the parcel tomorrow?
ध्यान से देख रहे रहना क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया था। कैन द पार्सल बी सेंट बाई अस टुमारो, कैन बी द पार्सल सेंट बाई अस, सेंट बाई अस, और चौथा ऑप्शन है। सब लोग जवाब दीजिएगा, अगर किसी को जवाब मिल गया हो तो बता देना। देखो एक एग्जाम का ये क्वेश्चन आया था, आई होप सो कि ये दिखाई दे रहा हो, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है तो मैं आपको मतलब ऐसे बता देता हूँ। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, ये हमारा क्वेश्चन है, और उसके बाद लिखा हुआ है कैन बी द पार्सल सेंट बाई अस टुमारो, कैन वी बी सेंट बाई द पार्सल टुमारो, कैन बी पार्सल सेंट बाई अस टुमारो, कैन द पार्सल बी सेंट बाई अस टुमारो। ठीक है, अब आपको एक बात ये पता है कि ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका क्या, ये आपका है सब्जेक्ट। एलिमिनेशन का प्रोसेस बताता हूं कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। पहले तो मैं देख लूं आप में से कोई सही जवाब दे रहा है। ठीक है, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिवाइज भी आपका इंट्रोगेटिव ही बनेगा। ठीक है, यहां पे मैंने डॉट लगा रखा है भाई, सब वो लगा लेना यार, देखना इसमें। कुछ बच्चों ने तो इसको पढ़ने की कोशिश नहीं की होगा, सीधा बदल ही दिया होगा। मैं एलिमिनेट करने का तरीका बनाता हूं। देखो ये है सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो एक तो आप ऐसे सीधे सीधे काट लोगे। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो आपको एक चीज ये ध्यान रखना होता है कि कैन, मतलब अगर दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ हो, जैसे कैन के साथ बी अगर जला हुआ है, तो इसके बीच में आपका क्या आता है, इसके बीच में आता है आपका सब्जेक्ट, और फिर बी बाद में आता है। कैन पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बी बाद में आता है। तो कैन के साथ अगर कहीं बी लगा हुआ है तो सीधे कट जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं ना, पता चल गया ऑप्शन क्या है। अब जैसे किसी ने मुझे थर्ड ऑप्शन दिया, किसी ने मुझे दिया थर्ड ऑप्शन, आपको पता है क्यों गलत हुआ? क्योंकि आप एलिमिनेट करना नहीं जानते हो। दिस इज द प्रोसेस कि आप कितना आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। आपको यही बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सही है, मतलब आपको सीधे इसको पैसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको की पॉइंट पता है कि कैसे एलिमिनेट करना है, तो आधा से ज्यादा जो क्वेश्चन, आधा से ज्यादा कह रहा हूं मैं, 98% क्वेश्चन, इवन तो 100% क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, सिर्फ एलिमिनेशन से निकल जाते हैं। इसमें तो मान लो सबका कैन बी ही बना के दिया हुआ था, लेकिन आप एग्जाम में जब जाओगे तो 80% जो क्वेश्चन होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब ही बदल देता है। यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसमें तो आप दूसरे पैरामीटर पे कट कर गए। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी जब हम प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे तो मैं आपको सिर्फ अभी एक्टिव पैसिव वॉइस में सिर्फ की पॉइंट बता रहा हूं, की पॉइंट आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं इतना तो उम्मीद करता हूं कि आप ये वाला पार्ट जानते हो कि कैन और बी है, कैन और बी है, एक साथ में आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपका इंट्रोगेटिव बनाते हो तो कैन आता है, कैन के बाद बीच में सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद आपका बी आता है। अगर नॉट अगर आ गया, नॉट लगाना हो, अगर नेगेटिव भी बनाना हो तो वो भी पहले, वो भी बी के पहले आता है। स्काई हाई आपने भी गलत कर दिया या सही कर रखा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कैन और बी को, मतलब जब दो हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है, जहां जहां पे भी लिया जाता है। जैसे अच्छा ये भी मैं आपको याद दिला देता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में खाली ट्रिक याद रखो, ट्रिक याद रखोगे तो याद रहेगा। ट्रिक याद रख लो कि कैसे प्लेस किया जाता है। ट्रिक में यह है कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अगर अकेला है तो ठीक है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब दो चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे आपका कैन बी, ठीक हो गया, और आपको पता है इज, आर, एम प्लस बीइंग, हैज, हैव, हैड बीन, हैज, हैव, हैड बीन। ठीक है, ये चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में, हर जगह रूल काम करता है। जब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो,
तो ये दोनों जो है जो साथ में जुड़े हुए हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते वक्त ही सेपरेट हो जाते हैं। इनके बीच में सीधा जो इंटर करता है जाके वो करता है सब्जेक्ट। अगर नॉट भी लगाना है तो सब्जेक्ट प्लस नॉट आता है, देन उसका दूसरा वाला पार्ट आता है। कैन पहले आएगा या एक पार्ट पहले आएगा, फर्स्ट पार्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट अगर लगाना है तो नॉट भी पहले आएगा, देन आपका सेकंड पार्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा तो और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आप याद रख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बचपन में पढ़ाया जाता है। सो ये पार्ट मैंने पढ़ा नहीं रखा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफी बच्चों को ये चीज आता नहीं है। अगर काफी बच्चों को ये चीज आता नहीं है तो ये बुरी बात है। तो ठीक है, मैं इसको सिखा देता हूँ। ये ट्रिक आप कॉपी में नोट कर लो कि अगर हेल्पिंग वर्ब जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर दूसरा पार्ट रखते हैं। और अगर नॉट लगाना हो तो भी दूसरे पार्ट से पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद दूसरे पार्ट से पहले। नॉट का इस्तेमाल और हेल्पिंग वर्ब के दूसरे पार्ट का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। ठीक है, सो आई होप ये बात मेरी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आज की क्लास में बच्चा इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग 2 लेक्चर और कंसेप्ट वाइज लेंगे। 2 लेक्चर कंसेप्ट होने के बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्टिव पैसिव वाइज आप सीखोगे वो आप एक्चुअली कंसेप्ट को छोड़ के की पॉइंट पकड़ के जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो वहां सबसे ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस में क्वेश्चन बना रहे होगे। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी जरूरी है कि आपका जो बचपन है 9, 10, 11, 12, जब आपको एक्टिव पैसिव वाइज सिखाया गया था तो उस वक्त आपने थोड़ा सा पढ़ा हो जो बीच में आप भूल गए हो, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। अब अगर एक्टिव पैसिव वाइज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने एकदम ही नहीं पढ़ा है, देन आपको थोड़ा बेसिक से स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पता है किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। जब मैं आपको स्पेशली एक सेंटेंस लिखूं, ठीक है, मैं लिखूं आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आपको मैं प्रॉपर ये सिखाऊं कि ये जो है आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आऊं, फिर मैं आपको बताऊं कि हेल्पिंग वर्ब इधर पे लेके आऊं, फिर मैं बताऊं वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आऊं, फिर मैं बताऊं इधर बाई लगा के फिर आपका क्या लगाऊं, मैं सब्जेक्ट लगाऊं। उसके बाद इसका हर वेरिएशन जो आपको बचपन में सिखाया गया था, एक एक वेरिएशन कराऊं, फिर एक एक सिखाते रहूं। एक्टिव पैसिव वाइज सिखाने में आपको पूरा का पूरा बिल्कुल बेसिक से आपको 2 महीने 2.5 महीने लग जाएगा, इतना प्रैक्टिस कराना अगर हुआ तो। कंपटीशन में जब आप आते हो तो आपको कोर और की पॉइंट समझना होता है, क्योंकि कोर और की पॉइंट से ही आपके एग्जाम में काम बनते हैं। ये वो समय नहीं है जब ये आपको पढ़ाया जाए। तो अगर किसी बच्चे की एक्सपेक्टेशन इस तरीके की है कि उसका ये वाला पार्ट भी अगर सही नहीं है, तो वो एक काम करे, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उसको कुछ वीडियो के लिंक भेज दूंगा जो 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड में एक्टिव पैसिव वाइज पढ़ाया गया है। और कुछ वीडियोज ऐसी भी हैं जो बहुत सारे लोगों ने 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड के बच्चों को एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज बहुत क्लियरली समझा रखा है, एक एक लाइन लगा के समझा रखा है। उन्होंने आपके सीजीएल एग्जाम के नजरिए से आपको जो है एक्टिव पैसिव वाइज नहीं पढ़ाया है, लेकिन एक्टिव पैसिव वाइज का जो बेसिक और जो कोर चीज है कि स्टेप वाइज स्टेप एक्टिव से पैसे कैसे कन्वर्ट करें, उनकी मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियोस को देख के आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मेरी वीडियोस देख लीजिएगा कि ये कोर कंसेप्ट है जिसपे आपके एग्जाम में क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी होती है। तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पे मुझे ये बोलना चाहता है कि सर नहीं सर मेरा वीक है, मेरे को बिल्कुल नहीं आता है एक्टिव पैसिव वाइज। जरा मुझे बता दो ताकि मुझे एक बार थोड़ा सा अंदाजा भी लग जाए। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना? नीचे एक बार मेरे को कमेंट कर दो यार, मेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अगर मेरे से पढ़ने आए हो और इस जगह पे हो तो आप लोग इतने अवेयर हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोर कंटेंट चाहिए, मतलब जहां जहां आप कंफ्यूज होते हो और जो बेसिकली चीज देख के ध्यान में रख के एक्टिव पैसिव वाइज सॉल्व करना चाहिए। ओके, सो
क्योंकि मेरा एक और मैसेज है, अगर बच्चा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस इतना वीक होगा तो सीजीएल को क्लियर करते करते आपको 4-5 साल लग जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल वापस से इसी सब वक्त हम क्लास करेंगे अपन लोग, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अभी मैंने जय सर को बोला हुआ है कि आप लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करें, ठीक है। और जय सर के थोड़े कंसेप्ट्स और थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज अच्छा है, मतलब मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है जय सर का इन डेप्थ नॉलेज। तो वो शाम को शायद 5 बजे के आसपास आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। और तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे लोग सीजीएल की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इस बार के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके साथ प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करें। जो भी आपने लर्न किया है मेरे से, जो भी आपने सीखा है, जो भी क्रिटिकल कंसेप्ट सीखे हैं, वो क्रिटिकल कंसेप्ट को आप रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 15 अप्रैल तक आपका कोर्स खत्म होने वाला है। अब जरूरत है आपकी सही से प्रैक्टिस की, और सही से प्रैक्टिस के लिए जय सर कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ में मैं भी अभी आऊंगा आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। लेकिन आप लोग 5 बजे टाइम निकाल के जय सर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्रिटिकल ऐसे कंसेप्ट हैं जहां पे इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत होगी, तो वो प्रैक्टिस कराते कराते आपको इन डेप्थ नॉलेज दे देंगे। अगर कुछ चीज मेरे से चूक गई होगी, मान लो ड्रीम बैच पढ़ाते वक्त, तो जय सर उसको कंप्लीट कर देंगे शाम को 5 बजे। उनकी क्लास सारे के सारे बच्चे, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है सब लोग ज्वाइन कीजिए। अभी वो क्लोज टेस्ट करा रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों को क्लोज टेस्ट में परेशानी रहती है, और क्लोज टेस्ट का पार्ट उनका थोड़ा अच्छा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे ड्रीम बैच के हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जय सर से शाम को 5 बजे जो है उनकी क्लासेस लेना चालू करें, अटेंड करें और प्रैक्टिस करें और इम्प्रूवमेंट देखें और इम्प्रूवमेंट पोस्ट करने की कोशिश करें। 15 अप्रैल के बाद आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा, सेक्शनल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, और उस हिसाब से फिर ये डिसाइड होगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अभी जो जैसे आप वन गो ड्रीम बैच पढ़ रहे हो, तो वन गो में कभी भी कोई चीज क्लियर नहीं हो जाती। भले आपने बहुत सारा किताब पढ़ रखा होगा, बहुत सारे लोगों से पढ़ रखा होगा, तब भी चीजें क्लियर नहीं होगी। अभी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, क्योंकि अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप गलतियां करोगे। जब आप गलतियां करोगे तो उस प्रैक्टिस के दौरान अलग तरीके से चीजों को आपको समझाया जाएगा, फिर आप उस चीज को सही करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर रिवाइज करोगे। इसी तरीके से करते 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 एग्जाम पहुंचते पहुंचते आप इवॉल्व होते हो। फिर आपका स्कोर जहां 30-35 नंबर बन रहा होता है इंग्लिश में, वो फिर 45 से 50 के बीच में बनना चालू हो जाता है। तो आपका एग्जाम के 15 दिन पहले एवरेज स्कोर 45 नंबर के आसपास होने लगना चाहिए। 5 नंबर मतलब ऊपर नीचे चलता है, वो एग्जाम का दिन डिसाइड करता है कि 50 में 50 से स्कोर करोगे कि 45 से स्कोर करोगे। 1-2 क्वेश्चन नहीं आया, निकल गए 4-5 नंबर, ये होगा। तो अगर आप 45, 46, 47, 43 इस तरीके का स्कोर कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको यही काम करना है कि ये ऑलमोस्ट अभी कोर्स आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन जैसर ले रहे हैं, फिर मैं भी उनको ज्वाइन करूंगा, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लूंगा। तो ठीक है बच्चा लोग, आज क्लास क्लोज टेस्ट आज का क्लास किए हो, सब बहुत अच्छा पढ़ा। लिटरली जैसर अच्छे टीचर है, जैसर बहुत अच्छे टीचर। मैं हमेशा ये चाहता था कि कंटेंट मैं प्रिपेयर करूं, कंटेंट जो रिलेवेंसी के हिसाब से है, मैं जो हमारी टीम प्रिपेयर करती है वो प्रिपेयर करूं, और आप जयसर से पढ़ो, क्योंकि जयसर अच्छे टीचर है। जयसर लिटरली बहुत अच्छे टीचर है, और मैं हमेशा चाहता था कि जयसर माई पाठशाला में जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश एक्चुअली उनको जयसर पढ़ाएं। लेकिन क्या है ना कि बच्चे थोड़े जिद्दी होते हैं, उनके पास जा नहीं रहे, उनको हम ही से पढ़ना था। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं पढ़ा देता हूँ। लेकिन मेरी आप सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज जयसर की सारी क्लासेस देखो, उनको सपोर्ट करो, उनको फॉलो करो, और वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। उनके पास इन डेप्थ बहुत ज्यादा नॉलेज है। बाकी रही कंटेंट की बात, तो कंटेंट पीछे से मैं मैनेज करा दूंगा कि कंटेंट वो रेलेवेंट दे, सही से दे, एग्जाम के हिसाब से दे। उनको नॉलेज ज्यादा है, तो कई बार क्या होता है कि जिसके पास नॉलेज ज्यादा होता है तो वो ज्यादा पढ़ा देते हैं। तो मैं कंटेंट को लेके, पीछे से हमारी टीम है, वही कंटेंट उनको देगी, वही कंटेंट जो एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट है, वही कंटेंट आपको पढ़ाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे जो है 5 बजे जरूर उनको ज्वाइन करें, और 5 बजे सब लोग उनको फॉलो करें, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चा लोग इतना ही, और मैं ये चाहता हूं कि ड्रीम बैच से अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो। जब 15 तारीख को कोर्स खत्म हो जाएगा, तब मैं ये जज करना चालू करूंगा कि आप लोगों की तैयारी
कहां तक पहुंची है, कितना सही से आपने प्रिपेयर कर रखा है, कितनी आपकी कमी हो रखी है, और फिर उस हिसाब से मैं कैसे आप लोगों का स्कोर अगले 40-45 दिन में इंप्रूव करा पाऊं। तो एक बार कोर्स खत्म कर लूं मैं, स्पेशली की पॉइंट आपको मेंशन कर लूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आज की क्लास में इतना ही बच्चा, अपना ध्यान रखिएगा।